हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज केयर। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम एक नोटिफिकेशन लेकर हाजिर हैं आईबीपीएस का, जो कि आपका इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन नाम से जाना जाता है। और इसमें आपका पीओ की वैकेंसी आई है। जी हाँ, प्रोबेशनरी ऑफिसर या मैनेजमेंट ट्रेनी के तौर पे जिन लोगों का सपना है बैंक में जाने का और बैंकर्स बाबू बनने का, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। और बैंक जो है रिक्रूटमेंट करवाने में अच्छी खासी महारत हासिल किए हुए है। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो काफ़ी स्मूथली होता है। ये एसएससी की तरह, बिहार एसएससी की तरह या अदर एग्ज़ाम्स की तरह नहीं है कि लंबे लंबे समय इसमें लगते हैं। तमाम कठिनाइयों के बावजूद इसमें सारी चीज़ ऑन टाइम हो जाते हैं। और ऑन रिज़ल्ट देने में अगर कोई सेक्टर अच्छा है, ऑन टाइम रिज़ल्ट देने में या ऑन टाइम रिक्रूटमेंट करने में, तो बैंकिंग ही है। तो आइए जानते हैं कौन सी वैकेंसी है, इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। सबसे पहला तो इसका ऑथराइज्ड जो वेबसाइट है आपका, वो है www.ibps.in। वहाँ से आप ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशंस ले सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं पोस्ट की और क्वालिफ़िकेशंस की, एग्ज़ाम्स कब होंगे उसके बारे में। जो ऑर्गेनाइजेशन इसमें भाग ले रहे हैं इस वैकेंसी में, वो हैं बैंक ऑफ बड़ौदा BOB, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसमें SBI नहीं है। दरअसल SBI अपने अलग से रिक्रूटमेंट निकालती है, वो IBPS के साथ पार्टिसिपेट नहीं करती है। ठीक है, तो इतने सारे बैंक्स में आप जॉब ले सकते हैं। अब आइए आगे बात करते हैं। फॉर्म फिलअप आज से स्टार्ट हो जाएगा। आज से इस फॉर्म फिलअप स्टार्ट है 5 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक, यानी 21 दिन में आप फॉर्म फिलअप कर लें। और इसी दरम्यान आपको पेमेंट कर लेना है। ठीक है। कॉल लेटर्स और प्री ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो सितंबर 2020 में। तो देखिए, आप कह सकते हैं कि कोरोना महामारी है, उसके बावजूद देखिए इसमें सारी चीज़ एकदम इस तरह से इंक्लूड किए हुए हैं, जिसमें आपको लगता होगा कि ये संभव है कि या नहीं है। लेकिन IBPS इसे संभव कर सकता है, संभव कर लेता है। देखना है क्या करता है। तो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग जो है उसके लिए बुलाया जाएगा आपको 21 सितंबर से 26 सितंबर तक, 5 दिनों का। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स अक्टूबर 2020 में आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं प्री एग्ज़ाम के लिए। और प्री एग्ज़ाम का डेट फिक्स है, 3 डेट मेंशन है यहाँ पर। 3 आपका अक्टूबर, 3 अक्टूबर 2020, 10 अक्टूबर 2020 और 11 अक्टूबर 2020। तो 3 डेट्स में आपका ये एग्ज़ाम्स होंगे। आप उसके बाद रिज़ल्ट कब आ जाएगा, तो देखिए रिज़ल्ट आपका नवंबर में आ जाएगा। देखिए, अक्टूबर में एग्ज़ाम हुआ और अक्टूबर नवंबर में आपका इसका रिज़ल्ट भी दे दिया जाएगा। तो समझ सकते हैं इसकी प्रतिबद्धता कितनी अच्छी है स्टूडेंट्स के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम। फिर मेंस के लिए, तो मेंस का भी डेट फिक्स है नवंबर 2020। इसलिए इसमें सारे काम देखिए, सारे नोटिफिकेशन जो हैं एकदम इस तरह लगते हैं, इतने प्रतिबद्ध लगते हैं, जो आप देख सकते हैं नोटिस में ही इंडिकेट है। ऑनलाइन एग्ज़ाम कब ले लेंगे हम, तो ले लेंगे 28 नवंबर तक, नवंबर को ले लेंगे। आपको रिज़ल्ट कब दे दिया जाएगा, दिसंबर में दे देंगे, अगले महीने रिज़ल्ट दे देंगे। इतना फास्ट कौन होता है भाई। आप इंटरव्यू के लिए जनवरी 2021 में एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और इंटरव्यू जो है वो आपका जनवरी फरवरी में कंडक्ट करा लिया जाएगा। और प्रोविजनली अलॉटमेंट कितना हो जाएगा, अप्रैल 2021 में। तो देखिए वैकेंसी कब स्टार्ट होती है। अगस्त से इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होता है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 8 महीने में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो इतनी अच्छी खासी अगर सिलेक्शन प्रोसीजर है कहीं भी, तो वो बैंकिंग सेक्टर में ही है। तो जिन लोगों का ये सपना है बैंकर बाबू बनने का, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। और उनकी पसंद अच्छी पसंद है अदर की तुलना में। चलिए, एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं कि आपका एक सिटीजन होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान या तिब्बत का रिफ्यूजी,
जो कि 1 जनवरी 1962 के बाद आए। नेपाल की तो बात सुनकर मेरा खून खौल जाता है, कितना छोटा सा देश और इतना ज़्यादा अग्रेशन दिखा रहा है। देखिए मिनिमम जो आपका एज होना चाहिए वो 20 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम 30 साल। और आपका जो है वो 1990 से 2 अगस्त 1990 से पहले जन्म नहीं हुआ हो और न ही 1 अगस्त 2000 के बाद, यानी कि दोनों डेट के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो क्या होना चाहिए, इसके बीच में आना चाहिए, इसके अंतर्गत आना चाहिए। यानी कि 2 अगस्त 1990 से पहले आपका जन्म नहीं हुआ हो और 1 अगस्त 2000 के बाद आपका जन्म नहीं हुआ हो, यानी इसके बीच का हो, 91 हो, 92 हो, 93 हो, 94 हो, 2000 से पहले 1999 तक हो, या 1 अगस्त 2000 से पहले तक चलेगा। 1 अगस्त के बाद 2 अगस्त है अगर आपका तो आप नहीं भर सकते। फिर यहाँ 2 अगस्त 1990 में अगर आपका जन्म 1 अगस्त 1990 को तो फिर आप नहीं भर सकते हैं। तो ये डेट बहुत क्रूशियल होते हैं, इसके बीच आपका अगर डेट आता है, फंसता है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। पहली बात तो ये डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। फिर रिलैक्सेशन मिलेगा 5 साल का रिलैक्सेशन SC/ST के लिए, OBC के लिए 3 साल, और पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए 10 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल। ठीक है, जो दंगा 1984 के दंगे में अफेक्टेड हुए थे उनके लिए 5 साल। चलिए अब क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो आपका ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है, स्नातक कर लिया है, ठीक है, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद आपका क्या है, मार्कशीट जो है वो ऑन टाइम अवेलेबल रहना चाहिए। जब आप ऑनलाइन करेंगे उस समय आपको मार्क्स देना पड़ेगा, मार्क्स ऑब्टेन इन ग्रेजुएट। तो आप इसमें कुछ धूल झाँक नहीं सकते, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। सारे जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपका 26 अगस्त 2020 से पहले डिक्लेयर हो जाना चाहिए। अगर आपका रिज़ल्ट 26 अगस्त 2020 के बाद आया हो ग्रेजुएशन का, हालांकि मेरे ख्याल से ऐसा तो नहीं हो सकता, जिनका आया होगा वो तो पहले ही आया होगा 2020 से पहले ही, तो वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज कैलकुलेशन कैसे होगा, द परसेंटेज मार्क्स शैल बी अराइव्ड एट बाय डिवाइडिंग द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द, वो तो जानते ही आप लोग परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर आपका 59.99% है तो इसको 60% से कम, और अगर 54.99 है तो इसे 55% से कम में मापा जाएगा। तो एग्जैक्ट नंबर इस तरह से डालना है आपको। अगर 56 से कम आता है, थोड़ा सा भी कम है, तो आप क्या मानेंगे, बिलो लेस देन 60 मारेंगे। ठीक है, 55 से थोड़ा भी कम है तो लेस देन 55% में आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। ये सब हैंडीकैप्ड जो दिव्यांग हैं उनके लिए स्पेशल बातें हैं, उस पर ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ मैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो नोटिफिकेशंस आप डाउनलोड कर लें। मैं ऐसे जनरली देख रहा हूँ, ओवरव्यू ले रहा हूँ इस पर। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों के लिए देखिए ये कंडीशंस हैं कि 5 एकड़ का अगर आपका कृषि योग्य ज़मीन है, उससे ऊपर है, उससे ज़्यादा है तो आप नहीं आ सकते हैं इसमें। रेसिडेंटल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट और उससे ऊपर, रेसिडेंशियल प्लॉट है 100 स्क्वायर यार्ड्स का अबव नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटीज़ तो नहीं आ सकते। रेसिडेंटल प्लॉट 200 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है म्यूनसिपैलिटीज़ में तो नहीं आ सकते आप। ठीक है, और यहाँ पे एक नोटिस है कि EWS के लिए वैकेंसी जो है टेंटेटिव है, बाद में इसको चेंज किया जा सकता है। उसके लिए वो क्या कहते हैं, आप उसकी कोई जवाबदेही आप उस पर नहीं थोप सकते हैं, ये कमीशन का अपना निर्णय होगा। प्री एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग होगा आपका, ये देख लीजिए, इतने सारे शहरों में होगा, और ये आपका अगरतला, आगरा, अहमदाबाद, इलाहाबाद, अमृतसर, औरंगाबाद, बालासोर, बहरामपुर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयम्बटूर, देहरादून, धनबाद, गोरखपुर, गुलबर्गा, गुवाहाटी, हुबली, हैदराबाद, इंदौर, जबलपुर, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, कानपुर, करनाल, करावती, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ, लुधियाना, मदुरै, मंगलौर, मुंबई, मुजफ्फरपुर में है बिहार में, मैसूर, नागपुर, न्यू दिल्ली, पणजी, पटियाला, पटना भी है, पटना और मुजफ्फरपुर दोनों जगह है, पोर्ट ब्लेयर, पुडुचेरी, पुणे, रायपुर, राजकोट, रांची, रोहतक, संबलपुर, शिमला, शिलोंग, सिलीगुड़ी, तिरुचिरापल्ली,
तिरुवनंतपुरम, तिरुपति, बड़ोदरा, वाराणसी, विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम। ठीक है, सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स जिन्होंने इसके लिए प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करेंगे वो पसंद करेंगे इस बात को, इसका लाभ उठा सकते हैं आकर। ठीक है, चलिए आप आइए सिलेबस की बात करते हैं। एग्जामिनेशन सिलेबस क्या है, जो इससे परिचित होंगे उन्हें तो इस बात को अवगत कराने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जो नए नए हैं, युवा हैं और ग्रेजुएट हुए हैं और बैंक में जाना चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। इसमें आपका 30 प्रश्न होगा इंग्लिश से, 30 प्रश्न आपका इंग्लिश से, और ये आपको 30 मार्क्स दिलाएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ का 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स दिलाएंगे। रीजनिंग के 35 प्रश्न ये आपको 35 मार्क्स दिलाएंगे और टोटल हो गए 100 प्रश्न 100 मार्क्स के। ठीक है, और इंग्लिश को छोड़कर बाकी दोनों सब्जेक्ट इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे और तीनों के लिए अलग अलग टाइम अलॉट किए गए हैं। यानी कि 30 प्रश्न इंग्लिश के, उसके लिए 20 मिनट। 20 मिनट जैसे ही आपका ख़त्म हुआ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड खुल जाएगा, उसके लिए भी 20 मिनट। वो ख़त्म हुआ आपका ऑटोमेटिकली रीजनिंग आ जाएगा। तो टाइम आपका अलॉट है, ऐसा नहीं कि आप चाहें तो 100 प्रश्न को आप इंग्लिश को ही सॉल्व करने में आप 60 मिनट ले लें, मैथ को ही सॉल्व करने पे आप 60 मिनट ले लें, रीजनिंग को ही सॉल्व करने में 60 मिनट ले लें। ऐसा नहीं है, आपको 20-20 मिनट ही तीनों सेक्टर के लिए दिए जाएंगे और ऑटोमेटिकली वो आपका बंद हो जाएगा। अब आइए मेंस की बात करें तो ये आपका सारी चीज़ों का बात एक ही साथ करता है, क्योंकि सारे डेट्स इंक्लूड करके देते हैं और शेड्यूल होता है इनका। तो रीजनिंग होगा, रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड होगा आपका मेंस के एग्ज़ाम में। 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होंगे। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों फॉर्मेट में होंगे। 60 मिनट आपको इसके लिए अलॉट किया जाएगा। जनरल इकोनॉमिकली और इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस 40 प्रश्न 40 मार्क्स के इंग्लिश और हिंदी में होंगे। 35 मिनट इसके लिए अलॉट किए जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज इसके लिए 35 प्रश्न पूछे जाएंगे 40 मार्क्स के, ये इंग्लिश में ही होंगे, इंग्लिश तो इंग्लिश में होगा। 40 मिनट इसके लिए अलॉट किए जाएंगे। और DI के लिए 35 प्रश्न पूछे जाएंगे 60 मार्क्स के, और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा और इसके लिए 45 मिनट अलॉट किए जाएंगे। तो टोटल आपका 155 क्वेश्चन रहेगा 200 मार्क्स का, और इसके लिए 3 घंटे 30 मिनट, साढ़े 3 घंटे 3 घंटे एग्ज़ाम के लिए। और 2 ऐसे आपको लिखने हैं 25 मार्क्स का, इंग्लिश में ही ऐसे लिखना है, इसके लिए आपको 30 मिनट दिए जाएंगे। लेटर राइटिंग और ऐसे, एक लेटर होगा एक ऐसे लिखना होगा आधे घंटे में 25 मार्क्स का। तो टोटल हो गया 225 मार्क्स। प्रश्न होंगे 155 और 2 प्रश्न तो लिखित हो गए। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आपके पास वैलिड कॉल लेटर नहीं है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अगर आपका आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, सेम नेम के साथ कॉल लेटर पे जैसा नाम है आपका एप्लीकेशन फॉर्म पे, और वैसा ही आपके आधार या जो भी आपका वोटर ID प्रूफ है, जो भी फ़ोटो वाला प्रूफ है, उसमें अगर सेम नाम नहीं है तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। और फ़ोटो कॉपी और फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ 2 नहीं होंगे तो भी आपको नहीं जाने दिया जाएगा। कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग लेट दैट इज़ आफ्टर द रिपोर्टिंग टाइम स्पेसिफाइड ऑन द कॉल लेटर, यानी कि जो समय निर्धारित है उसके बाद अगर आप जाते हैं तो आपको नहीं घुसने दिया जाएगा अंदर। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग क्या है, तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, वो आपका PT और मेंस दोनों के लिए है, यानी कि एक गलत करने पर 1/4 अंक काट लिए जाएंगे। एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में होगा और आप चेंज नहीं कर सकते। एग्जामिनेशन सेंटर जो दे दिया जाएगा बोर्ड की तरफ से वही रहेगा। द करेक्ट स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय ईच ऑफ कैंडिडेट इन डिफरेंट सेक्शंस विल बी नॉर्मलाइज्ड यूजिंग EQ परसेंटाइल, जो कि 3 डेट में एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन यहाँ भी अपनाया जाएगा। स्कोर्स अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स शैल बी टेकन फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन, दशमलव के 2 बिंदु तक लिया जाएगा। कट ऑफ स्कोर जो है ईच कैंडिडेट विल रिक्वायर टू ऑब्टेन ए मिनिमम स्कोर, लाना पड़ेगा मिनिमम स्कोर आपको, वो तय होगा बोर्ड के हिसाब से, कितना सीट जो है उसके हिसाब से वो तय करेगी। फिर उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होगा। और इंटरव्यू में आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है 40%, SC ST OBC के लिए मात्र 35% है, बाकी के लिए 40% तो लाना है, यानी कि 100 में 40 नंबर इंटरव्यू में लाना है। द वेटेज ऑफ ऑनलाइन एग्जाम एंड इंटरव्यू विल बी 80:20।
यानी कि 80 का रेशियो जो है वो आपका मेंस एग्ज़ाम का होगा और 20 का रेशियो आपका इंटरव्यू का होगा। ठीक है, पीटी के एग्ज़ाम का कोई वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। इंटरव्यू के समय कौन कौन सा आपको लेके जाना है, तो कोई डॉक्यूमेंट आपको सबमिट नहीं करना है, सिर्फ आपको लेके आना है, प्रिंट आउट लेके आना है, कॉल लेटर, इंटरव्यू का कॉल लेटर होगा उसको लेके आना होगा। उसके बाद वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्मेट जो है आपका वो लेके जाना है, CRPPO MTX इस वैकेंसी का नाम है, जो यानी कि जो आप अप्लाई करेंगे अप्लाई फॉर्म आपको लेके जाना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, यानी कि इसके लिए SLC या 10वां का मार्कशीट लेके जाइए जो DOB उसमें मेंशन हो, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, ठीक, जिसमें नाम आपका सेम होना चाहिए, मार्कशीट और सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन, प्रॉपर डॉक्यूमेंट फ्रॉम बोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ हैविंग डिक्लेयर्ड, ये दिखाने के लिए कि 26 अगस्त से हम पहले पास कर चुके हैं, वो साबित करने वाला डॉक्यूमेंट। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC के लिए, और जो OBC कैटेगरी हैं लेकिन क्रीमिलेयर के अंतर्गत आते हैं, अंडर क्रीमिलरी बट कमिंग अंडर क्रीमिलरी एंड, मतलब मालदार परत वाले हैं यानी अमीर OBC हैं, तो उनको इस तरह का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, उन्हें जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा और जनरल वाली फैसिलिटी मिलेगी। ठीक है, जो क्रीम वाले में आते हैं, क्रीम लेयर। चलिए, तो ये सारे हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें। अब आपको बनाना कहाँ से है, तो ये देख लीजिए, सारा लिस्ट है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बनाना है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से या कलेक्टर से या डिप्टी कमिश्नर से, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर से, डिप्टी कलेक्टर से, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से, यहाँ सबसे आप बनवा सकते हैं ये अपना डॉक्यूमेंट। ठीक, प्रोविजनल अलॉटमेंट की बात कर ले तो इंटरव्यू पास करने के बाद वैकेंसी पर डिपेंड करेगा कि 2021-22 की वैकेंसी क्या है और किस किस ऑर्गेनाइजेशन में कितने कितने सीट चाहिए, उसके आधार पर आपको बुलाया अलॉटमेंट किया जाएगा। चलिए, ये सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद की बात है। अभी शॉर्ट में जानते हैं कि आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपका क्या क्या होना चाहिए। देखिए, ये होता है बैंकिंग अवेयरनेस और उसके होती है तत्परता, उसके होते हैं एग्ज़ाम लेने की टेंडेंसी। इन्होंने क्या कहा है कि मास्क बियरिंग ए मास्क इज़ कंपलसरी, सबको मास्क पहन के आना है, इसलिए तो डेट दे दिए हैं। उसके अलावा ग्लव्स पहन के आना है, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, एक ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल लेके आइए साथ में। उसके बाद अपना हैंड सैनिटाइज़र 50 ml का लेकर आइए और सिंपल पेन लेकर आइए। ठीक है, और इसके अलावा आपको क्या लाना है, एडमिट कार्ड, ID ये लेकर आना है। तो ये होती है, इस वजह से एग्ज़ाम ये लोग समय से करवा सकते हैं, अवेयरनेस रखते हैं और स्टूडेंट भी उसकी बात को फॉलो करेंगे। कॉल लेटर एडमिट कार्ड शुड बी ब्राउट विद द फोटो कॉपी ऑफ द फोटो ID स्टेपल विथ इट। ठीक है, ओरिजिनल ID सेम इसके साथ होना चाहिए। अब आइए, उसके अलावा कोई आइटम नहीं चलेगा। कैंडिडेट शुड नॉट शेयर एनी ऑफ देयर पर्सनल बिलोंगिंग मटेरियल विथ एनीवन, किसी के साथ नहीं करना है। सेफ सोशल डिस्टेंस एक दूसरे के साथ मेंटेन करना है और रो में खड़ा होना है जैसा कि इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा वहाँ से। कैंडिडेट इज अवेलेबिंग द स्क्राइब ऑल्सो शुड ब्रिंग देयर ऑन ग्लव्स, ठीक है, N95 मास्क, सैनिटाइजर 50 ml का और पानी का बोतल। स्क्राइब कैंडिडेट का मतलब क्या होता है, स्क्राइब कैंडिडेट का मतलब है अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो आप अपने साथ एक कैंडिडेट को ले जा सकते हैं। ठीक है, तो वो कैंडिडेट जो आपकी मदद के लिए बैठता है उसे स्क्राइब कैंडिडेट कहा जाता है। तो स्क्राइब कैंडिडेट को भी ये सारे सामान लेकर जाने। ठीक है, द आरोग्य सेतु स्टेटस मस्ट शो कैंडिडेट्स रिस्क फैक्टर, और प्रत्येक कैंडिडेट मस्ट हैव, उनके साथ मोबाइल फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप ज़रूर इंस्टॉल होना चाहिए। ए कैंडिडेट विल हैव टू डिस्प्ले दिस स्टेटस टू द सिक्योरिटी गार्ड एट द एंट्री इनटू द एग्ज़ाम वेन्यू। ठीक है, उसको अपना स्टेटस दिखाना होगा, चेक किया जाएगा उसका। अगर हाई रिस्क स्टेटस हैं तो उनको एंट्री नहीं दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, ज़्यादा बुखार उखारा हो गया तो नहीं दिया जाएगा।
अब आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ी की बात कर लेते हैं। तो 175 रुपया जो है वो SC ST और PWD के लिए है और 850 रुपया मात्र अदर के लिए है। तो मात्र 5 गुना के आसपास ये है थोड़ा सा, ठीक है। और आप 5 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस, आप जाइए और वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कीजिए, सारे इन्फॉर्मेशंस आपको वहाँ मिल जाएंगे। चलिए अब वैकेंसीज़ देख लेते हैं कैसे कैसे इंक्लूडेड वैकेंसीज़ हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई वैकेंसी नहीं है, बैंक ऑफ इंडिया में है। 110 SC के लिए, ST के लिए 55, OBC के लिए 198, EWS के लिए 74 और UR के लिए 297। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है बैंक ऑफ इंडिया की है, 734 है टोटल। महाराष्ट्र में नो रिक्रूटमेंट, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा में शायद अपडेट नहीं हुआ है तो नहीं आया, इसमें नो रिक्रूटमेंट है। कनाडा में नो रिक्रूटमेंट है। सेंट्रल ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ने 0 कहा है, बाद में अपडेट हो सकता है। इंडियन बैंक नो रिक्रूटमेंट। इंडियन ओवरसीज़ बैंक 0। पंजाब नेशनल बैंक नो रिक्रूटमेंट। पंजाब एंड सिंध में है 14 है SC के लिए, 6 है ST के लिए, OBC के लिए 21, EWS के लिए 8 और जनरल के लिए 34, टोटल है 83। यूको बैंक के लिए है 35, ST के लिए 10, OBC के लिए 14, EWS के लिए 35 और UR के लिए 256। तो कुल मिला के आपका वैकेंसी है 1167, जिसमें OBC का 233, जनरल का 587, SC का 159, ST का 71 और EWS का 118। ठीक, चलिए एग्जामिनेशन सेंटर देख लीजिए। अगर बिहार से हैं आप तो आपका आरा, औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया हो सकता है बिहार वालों के लिए ये सेंटर्स। ठीक, मेंस एग्ज़ाम आपका 3 सेंटर पे होगा, 4 सेंटर पे, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना। सेंटर की बात हो गई। फ़ोटो कितना चाहिए, इमेज कितना चाहिए? तो फोटोग्राफ आपका 4.5 इंटू 3.7, 4.5 इंटू 3.7 का होना चाहिए और ये आपका 20 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए। ठीक है, देखना है कि उसमें लाल आँख नहीं रखना है, उस पर ध्यान देना है। 50 KB से कम ही हो, उससे ज़्यादा नहीं हो। सिग्नेचर आपका 140x60 पिक्सल का होना चाहिए और इसका साइज 10 KB से 20 KB के बीच होना चाहिए। उसके बाद आपका क्या है, लेफ़्ट थंब आपका 240x240 पिक्सल 200 DPI में होना चाहिए और ये भी आपका 20 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए। ठीक, उसके बाद डिक्लेरेशन आपका क्या है, केवल इंग्लिश में लिखना है, वाइट पेपर पर ब्लैक इंक से, और इसको JPG फॉर्मेट में ही अपलोड करना है। 800 से 400 पिक्सल, 200 DPI और 50 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए। सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन शुड बी ऑफ द एप्लीकेंट एंड नॉट बी एनी अदर पर्सन। दूसरे का नहीं होना चाहिए, दूसरे का हो जाए तो चौपट हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल लेटर में सिग्नेचर और हैंड रिटन डिक्लेरेशन नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट करना है, तो इसके लिए क्या करना है, तो सेट द स्कैनर को रेजोल्यूशन 200 DPI पे, कलर ऑफ ट्रू कलर, फाइल साइज जैसा कहा गया वैसा करके अपलोड करना है। चलिए, ये सब कंप्यूटर वालों की प्रक्रिया है, वो बताएंगे आपको कैसे करना है। देखिए, सेल्फ डिक्लेरेशन क्या लिखना है, वी आर कंसर्न अबाउट योर हेल्थ, सेफ्टी एंड हाइजीन in the interest of your well-being and that of everyone at the venue. You are requested to declare if you have any of the below listed symptoms by using a yes I have or no I don't have। अगर आपको कफ है, फीवर है, परेशानी है सांस लेने में, आपका नाक जो है बह रहा है, ठीक है, मतलब सर्दी है, आपको सांस का प्रॉब्लम है या शरीर में दर्द है, तो आप टिक करें कि है या नहीं है। आई हैव नॉट बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ ए पर्सन, ये सब डिक्लेरेशन देना पड़ेगा आपको। उसके बाद ही आप यहाँ पहुँच पाएंगे, उसके बाद ही आप एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री करेंगे। चलिए, ये सब सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है।
तो ये था आपका IBPS से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।